engaged in purchasing used vehicle from general public on which sales tax had already been paid at the time of import or manufacturing, and which are later on sold in the open market after making certain value addition. Value of supply will be the difference between the sale and purchase price of the said vehicle on the basis of the valuation method prescribed by the board. अब ठीक है, सिंपल बात है। तो जिसमें आप 15 लाख की अगर आपने गाड़ी ली है तो उसको 20 में बेचती है, तो जो ऊपर वाला 5 है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, उस पर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अच्छा जी, आगे आ जाए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बोर्ड डीम्स इट नेसेसरी एंड इट नेसेसरी इट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर। इसको छोड़ें। विसल ब्लोअर का आपको पता होना चाहिए। एक तो इसका सेक्शन पता होना चाहिए, 72 डी है। और दूसरा ये होता कौन है विसल। असल में ये वो बंदे होते हैं जो आपको बताते हैं कि यार ये बंदा वो आप कह लें जो बंदे शिकायत करते हैं, या आपको टैक्स ऑफिस में आते हैं और कहते हैं ये मेरे पास ये डाटा है इस बंदे के अगेंस्ट, ये बंदा टैक्स फ्रॉड में शामिल है, टैक्स फ्रॉड कर रहा है, काम कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा, या इसने ये प्रॉपर्टी ली है उसने अपनी शो नहीं की। तो वो बंदा आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि यार इनको आप टैक्स करें। ठीक है, तो वो बंदा विसल ब्लोअर है। ठीक हो गया। अच्छा, होलसेलर, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंक्लूडिंग अ डीलर, इंक्लूड्स अ डीलर। अच्छा, वो आपसे पूछ सकता है क्या 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 बंदा, जो कौन कौन सा बंदा जो होलसेलर में शामिल है, या एक कौन सा नहीं है, एक उसमें से ऐसा होगा जो नहीं होगा। ठीक है, वो आपसे इस तरह का एमसीक्यू पूछ सकता है। इंक्लूड्स अ डीलर एंड मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली और अदरवाइज द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेलर्स are of supplying or distributing goods directly or indirectly by wholesale for cash or deferred payments or for commission or other valuable consideration or store such goods belonging to other as agent for the purpose of sale, and includes a person supplying taxable goods to a person who deducts income tax at source under income tax ordinance 2001। ठीक हो गया। होलसेलर का मतलब सिंपली वो है जो बंदा होलसेल पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद वो भी बंदा है जो कमीशन पे काम करता है। ठीक है। अच्छा, फिर वो ऐसा बंदा भी शामिल है जो कि ऐसे बंदे को गुड्स देता है जो कि इनकम टैक्स एट सोर्स काटता है। ठीक है, ये 3 तरह के लोग हैं जो होलसेल की डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा, जीरो रेटेड सप्लाई है, ये भी इसको रहने दें, इसको सिर्फ जीरो रेट का आपको बताना चाहिए इसका सेक्शन कौन सा है। आपसे वो हमसे जीरो रेट का ये पूछ सकता है कि जीरो रेट का मतलब क्या है, कि गुड्स जीरो रेट पे हो, 1% पे हो, कोई टैक्स ना हो। ठीक है, तो आपने इसको देखना है जीरो रेटेड जो गुड्स होंगी उन पे टैक्स होता है, या मैं बार बार बता रहा हूँ उन पे टैक्स होता है लेकिन 0% होता है। ठीक है, इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जीरो रेटेड का मतलब है कि उन पे टैक्स है लेकिन जीरो रेटेड है, उन पे टैक्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक हो गया। सर ये जीरो रेट का कोई इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा ना? बहुत होता है इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट होता है। असल में होता ये है कि जब आप सेल्स टैक्स, दो चीज़ें हैं, एक तरफ एग्जाम्प्ट है एक गुड्स हैं, एक तरफ जीरो रेटेड गुड्स हैं। जब आप सेल्स टैक्स में जब आप सप्लाई करते हैं जीरो रेटेड गुड्स की, एक तरफ आप सप्लाई कर रहे हैं एग्जाम्प्ट गुड्स की। जब आप सेल्स एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपने जो परचेज देखें, आप परचेज करते हैं ना वो गुड्स। ठीक है, जब आप परचेज करते हैं, वेट कीजिएगा, जब आप परचेज करते हैं कोई गुड, तो उस पे आप सेल्स टैक्स देते हैं जिसको आप इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है, जब आप वही चीज़ सेल करते हैं उस पे आपने सेल्स टैक्स देना होता है। ठीक है, वो आपका आउटपुट टैक्स होता है। अब आप अब देखें, जो एग्जाम गुड है, आप एग्जाम गुड की सप्लाई कर रहे हैं, आपने जिस बंदे को सप्लाई की है उसने आपने उससे आपने कोई टैक्स नहीं लेना, उसने आपने कोई टैक्स उसको चार्ज नहीं करना, क्योंकि आप जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट है। अब जो उन गुड्स को जब आपने परचेज किया था तो उन पे आपने इनपुट टैक्स दिया था, वो आप रिफंड नहीं करवा सकते, वो इनपुट टैक्स आप रिफंड नहीं करवा सकते। लेकिन जब आपकी गुड्स हैं जो जीरो रेटेड हैं, जब आप ऐसे सप्लाई गुड्स की सप्लाई करते हैं ये जो एग्जाम नहीं बल्कि जीरो रेटेड हैं, तो जो आपने उनके पे इनपुट टैक्स दिया था परचेज स्टेज पे उनको आप क्लेम कर सकते हैं, आप उनसे वापस ले ले सकते हैं। क्योंकि जब आप जो आपने टैक्स, तो जो जिस बंदे को आप सप्लाई कर रहे हैं वहाँ वो तो आपकी गुड्स जीरो रेटेड है, जीरो रेट का मतलब जीरो ही है टैक्स। ठीक है,
लेकिन उनके अगेंस्ट जो है आपने जो टैक्स दिया है, इनपुट इनपुट टैक्स दिया है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का मकसद है आप रिफंड करवा सकते हैं उसको। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो एग्जाम्प्ट गुड्स हैं उनके, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जाम्प्ट गुड्स का इनपुट टैक्स आप रिफंड नहीं करवा सकते, लेकिन जो जीरो रेटेड गुड्स हैं उनका इनपुट टैक्स आप रिफंड करवा सकते हैं। आप पैसे आपको वापस मिल जाएंगे जो आपने परचेज स्टेज पे इनपुट टैक्स की सूरत में दिए होते हैं। लेकिन जो एग्जाम्प्ट गुड्स हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, उन पे आपने जो परचेज स्टेज पे गुड्स टैक्स दिया होता है, इनपुट टैक्स, वो आप रिफंड नहीं करवा सकते। आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आपने दे दिए, दैट्स इट। ठीक है, समझ आइए। जी सर, जी सर, क्लियर हो गया। हाँ, इसको आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यार 0% है तो ना ही चार्ज करें। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस जो जीरो रेटेड है वो उनका आप टैक्स, इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्प्ट गुड्स की आप जो है वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, रिफंड नहीं होगा, खत्म। ठीक है। अच्छा, स्कोप ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मैं सारा आपको करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इसमें तो टैक्सेबल सप्लाईज, इसमें तो आपको टैक्स जो रेट है नॉर्मल वो पता होना चाहिए, 17% है। अच्छा, फिर उसमें आपका आ जाता है आगे। अच्छा, ये देखें, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 आर नोटिफिकेशन इशूड फलां हो गया। वे टैक्सेबल गुड्स आर सप्लाइड, ये देखें जो आगे हिना बात कर रही थी। वे टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट obtained रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, दे शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ फर्दर टैक्स, उसको आप फर्दर टैक्स उससे आप लेंगे एट द रेट ऑफ 3%। दो चीज़ें पूछ सकता है, एक तो जो बंदा अनरजिस्टर्ड होता है, उसको आप सप्लाई करते हैं, उससे जो आप एक्स्ट्रा टैक्स जो इजाफी टैक्स लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं कहना, इजाफी कहना है, उसको कह लें, एडिशनल कह लें आप, बल्कि एक्स्ट्रा नहीं कहना, एडिशनल कहना है। एडिशनल टैक्स आप उससे लेते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वो होता है, उसे हम फर्दर टैक्स कहते हैं। अच्छा, वो उसका रेट क्या है ये भी पूछा जा सकता है, उसका रेट 3% है। ठीक हो गया। और वो इन एडिशन होगा, ये नहीं है कि वो जो नीचे आगे टैक्स की बात हो रही है आगे वाले सब सेक्शन में, उनके अलावा उनको वो माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो एडिशनल टैक्स है। वो आपने जो टैक्स नॉर्मल है 17% या 13% या 12% जितना भी है, वो भी लेना है उसे। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उसे 3% लेना ही लेना है, ये इसमें छूट नहीं है। ठीक हो गया, ये सबके लिए इक्वल है जो बंदा अनरजिस्टर्ड होगा। अच्छा, ऑन द गुड्स specified in 10th schedule in lieu of levying and collecting under tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the mode and manner specified therein on the production capacity of plants machinery undertakings। अच्छा, जो 10th schedule है, 10th schedule को हम देखें, 10th schedule में आप एक मिनट मैं आपको ले ही चलता हूँ वहाँ पे। 10th schedule क्या है, ये रहा है 10th schedule। नहीं आएगा ऐसे। वेट कीजिएगा। ये आ गई 10th स्केड्यूल। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है सी सब सेक्शन 1 बी ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 का हमने 1 बी ही पढ़ा है, फिर ही हम इधर आए हैं। अच्छा, द टैक्स ऑन ब्रिक्स फॉलिंग इन पीसीटी हेडिंग प्लान शैल बी पेड ऑन फिक्स बेसिस एट द रेट ऑफ स्पेसिफाइड। अच्छा, ये देखें, 10th स्केड्यूल की बात वो कर रहा है। अच्छा, 10th स्केड्यूल में दो चीजें हैं, एक तो है जो ब्रिक्स के लेन है, आपके भट्ठे हैं, उन पे टैक्स है, और दूसरा जो सीमेंट या कंक्रीट ब्लॉक्स हैं उनके उन पे टैक्स है। ये टैक्स फिक्स हो चुका है, भट्ठों पे टैक्स फिक्स है। अब देखें, भट्ठों पे जो फिक्स कैसे है जी, जो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भट्ठे होंगे, ये इन अजला में जो भट्ठे हैं उन्होंने पर मंथ सेल्स टैक्स 12,500 देना है, और उन्होंने सेल्स टैक्स कोई नहीं देना, जितनी मर्जी सप्लाई करें, कम करें ज़्यादा करें, इससे गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, उनका फिक्स टैक्स कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो भट्टे हैं उन्होंने पर मंथ सेल्स टैक्स की मद में 12,500 जमा करवाना है। अच्छा, अटक, चकवाल, जेलम, मंडी। अच्छा सर, शुड वी स्टडी ऑल, जी बिल्कुल, हमें ये पता होना चाहिए अली असगर कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या है, क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है, 13 शेड्यूल हमें पता होना चाहिए उनमें क्या क्या चीजें हैं। वो आपसे पूछ सकता है मसलन।
जी जी सर ऐसे तो नहीं है जैसे आपने इसमें एक वो अ, दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, जी जी। तो ऐसे नहीं है किसी का अलग पूछ ले, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब देखें, डीप में अगर कोई आप देखें ना, आपको पता होना चाहिए पहले स्केड्यूल में क्या चीजें हैं, उस पे क्या अच्छा। रेट है। अब देखें 10वें स्केड्यूल को हम पढ़ रहे हैं, 10वें स्केड्यूल में क्या है हमें पता होना चाहिए। मैंने 10वें स्केड्यूल में जो स्केड्यूल है इसको में हमने देखा कि फिक्स टैक्स है। जो 10th स्केड्यूल में जो भी गुड्स आएंगी उन पे फिक्स टैक्स होगा। गुड्स दो तरह की हैं, एक तो है भट्ठे, ठीक है, ईंटें हैं जो, और ठीक है। दूसरी है नीचे हम, मैं देख रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, टैक्स ऑन सीमेंट और कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं उन पे है। कंक्रीट का जो ब्लॉक है ये आइटम है, पेवर है, उस पे ₹2 टू पर स्क्वेयर फुट है। ठीक है, हालो ब्लॉक है उस पे ₹3 पर पीस है। इस तरह के ये देखें 5 तरह के हैं, इन पे आगे टैक्स दिया हुआ है। ये आपको नो इनपुट, अब आगे देखें, नो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड अगेंस्ट द टैक्स पेड अंडर दिस स्केड्यूल। अब देखें ये भी आपको बताना चाहिए कि जो फिक्स टैक्स है, यानी जो 10th स्केड्यूल के में फिक्स टैक्स आता है, उनके अगेंस्ट जो आपने, जो बंदा उन पे काम कर रहा है, उनके उनकी सप्लाई कर रहा है, उसने जो इनपुट टैक्स पे किया है परचेज स्टेज पे, उसको अलाउ कोई नहीं होना, नो एडजस्टमेंट, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। ये 10th स्केड्यूल खत्म हो गया, ये छोटा सा स्केड्यूल था आपका। अब देखें लाहौर पिंडी, सर ये टैक्स प्रोविंस गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। यार कमाल हो गया मुख्तार, ये सेल्स टैक्स हमने करना है यार। सेल्स टैक्स जो गुड्स पे है ये फेडरल गवर्नमेंट, यानी जो आप इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले बताया था एफबीआर के दो विंग्स हैं, एक आईआरएस है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, एक कस्टम है। ठीक है, कस्टम वाले जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती हैं चीजें उनको देखते हैं। ठीक है, जो, लेकिन जो विद इन इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है विद इन लैंड, इनलैंड INLAND, इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है पाकिस्तान के अंदर जो लैंड है, पाकिस्तानी लैंड है, पाकिस्तान की टेरिटरी है, इसके अंदर जो टैक्स होगा, इनकम टैक्स हो या सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेल्स टैक्स सिर्फ गुड्स पे, और FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये IRS जो विंग है जिसमें आप इंशाल्लाह ताला जा रहे हैं, वो उसका उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो ये जो हम पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको कलेक्ट करना है। सर IR के 3 विंग्स क्या, ठीक है, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो बटे हैं उन्होंने 12,500 देना है, और ये अटक, चकवाल, झेलम, ये थोड़े से डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये थोड़े से वेल ऑफ हैं। ठीक है, ये जो सारे हैं इन्होंने 10,000 पर मंथ देना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर खुशा मियाँ वाली, ये पंजाब के सारे हैं ऑलमोस्ट, ये वाले डिस्ट्रिक्ट सारे पंजाब के हैं। ये देखें खुशा मियाँ वाली, बकर लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा इस्माइल, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लोधरा, ये थोड़े से पंजाब में हैं लेकिन थोड़े से बैकवर्ड हैं। मुल्तान के अलावा तकरीबन बाकियों की बात अगर हम करें तो थोड़े से बैकवर्ड हैं, रेलिवेंट अगर दूसरे रिलेटिवली देखें तो। दो विंग्स हैं यार, दो विंग्स हैं, तीन नहीं है FBR के। खुशाब मियाँ वाली, बखर लिया, ये हो गए, और उसके बाद सिंध पूरा, KP के पूरा, और बलूचिस्तान पूरा, KP के, सिंध और बलूचिस्तान होली, और ये पंजाब के जो ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं यहाँ तक, इन्होंने पर मंथ 7500 देना है। ठीक हो गया, ये फिक्स टैक्स है, और इनके अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा। ये कंक्रीट या सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं उन पे ये टैक्स है, ₹5, ₹10 पर पीस, या ₹3 पर पीस, या ₹2 पर स्क्वायर फुट। ठीक हो गया, ये हॉलो ब्लॉक जो बंदा बनाएगा उसने ₹3 पर पीस देना है। ठीक है, सेल्स टैक्स, कर्ब स्टोन बनाएगा ₹5, और कर्ब स्टोन जिसका वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 क्यूबिक फीट हो, उसने ₹10 पर जो है वो देना है। ठीक हो गया, ये था 10th स्केड्यूल। आपको पता होना चाहिए 10th स्केड्यूल क्या है। 10th स्केड्यूल में आइटम जो आते हैं उन पे फिक्स टैक्स होता है। ठीक है, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हैं, इसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इनपे। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे हम चलते हैं। अच्छा आगे चलें, हमने देखा था 1B, ठीक हो गया, ये हो गया फिक्स बेसिस है। ये भी हो गया, टेक्सटाइल सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी। अब देखें, अब हम क्या चलते हैं थर्ड स्केड्यूल की तरफ। And taxable supplies and import of goods specified in third schedule shall be charged to the rate
of tax at the rate of 17% of the retail price in or in case of such as supplies or imports are specified in a schedule at the rates specified therein and retail price thereof along with the amount of sales tax shall be legibly prominently and indelibly printed on embossed or embossed by the manufacturer or the importer in case of imported goods in on each article packet container package cover or label or as the case may be अब वो ये कह रहा है जो थर्ड स्केड्यूल में आइटम है थर्ड स्केड्यूल में आइटम है अगर वो एट स्केड्यूल में नहीं है मैं रिपीट कर रहा हूँ थर्ड स्केड्यूल में जो आइटम है अगर वो एट स्केड्यूल में नहीं है तो उन पे 17% टैक्स होगा ठीक है थर्ड स्केड्यूल में जो आइटम है उन पे 17% टैक्स होगा अगर वो सिर्फ थर्ड स्केड्यूल में है अगर वो एट स्केड्यूल में है तो फिर उन पे वो टैक्स होगा जो एट स्केड्यूल में दिया गया है ये आप इसको ध्यान में रखिएगा अच्छा दूसरी बात इसमें यह है कि जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें फर्दर स्टेज पे टैक्स नहीं होता जो एक बंदे ने जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जो बंदा उसने टैक्स ले लिया उसके बाद वो क्या करेगा उस पे वो उसकी जिम्मेदारी है ला ने कह दिया ये देखें कि जो बंदा थर्ड का जो आइटम बना रहा है उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है उसने क्या करना है उसने ये काम करना है द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स shall be legibly prominently and indelibly printed or embossed by the manufacturer or the importer or the case in case of imported goods on each article पैकेट कंटेनर वगैरह ठीक हो गया जो बंदा थर्ड्स का जो गुड्स बनाएगा मसलन बिस्किट है अब इसका का पैकेट उठाएं उस पे उसने लिखा होगा कि ये उसकी रिटेल प्राइस है ये प्लस सेल्स टैक्स है इज इक्वल टू फलां मतलब 20 रुपये अगर उसकी वैल्यू कीमत है उसकी रिटेल प्राइस है प्लस उस पे जो सेल्स टैक्स बनता है वो 17% या रिड्यूस रेट पे जो भी है ठीक है वो उस प्लस इक्वल करके उसको अमाउंट लिख देगा अगर ये उसकी जिम्मेदारी है ये जो थर्ड स्केड्यूल आइटम बनाएगा उसकी जिम्मेदारी है अब जूसेस पे देख लें जूस पे भी ऐसा ही होता है आप सुबह पैकेट लें उस पे लिखा होगा कि ये इसके सेल्स ये इसकी प्राइस है मार्केट रेट रिटेल प्राइस प्लस इसमें सेल्स टैक्स इतना है इक्वल टू 25 या 30 जितना भी है वो आपको अब देखें जो बंदा जिस जिस बंदे ने उसे लिया है मैन्युफैक्चरर से अब उसने मजीद सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना किसी बंदे को अगर सप्लाई करनी है तो उसने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना क्योंकि वो थर्ड स्केड्यूल गुड्स है थर्ड स्केड्यूल गुड्स में मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही दफा टैक्स होता है जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे दोबारा जिस चाहे होलसेलर हो चाहे आगे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो डीलर हो जो भी हो रिटेलर हो उसने आगे उससे टैक्स नहीं लेना ठीक हो गया अच्छा जी थर्ड स्केड्यूल में ये चीज थी अच्छा गुड स्पेसिफाइड इन एथ स्केड्यूल शैल बी चार्ज टू सच टैक्स रेट्स एट सच रेट्स एंड स्पेसिफाइड अच्छा अब एट स्केड्यूल की अगर हम बात करें एक मिनट मैं आपको एट स्केड्यूल पे लेकर चलता हूँ 253 पेज है जी इसका ये सेवन्थ है
सेवन्थ सेवन्थ स्केड्यूल ये था जनाब, एग्जाम हो चुका है, सॉरी ये मिट हो चुका है। एट्थ ये है, ठीक है। अब देखें एट्थ स्केड्यूल की वो बात हमने देखा था कि जो उसने कहा जो एट्थ स्केड्यूल में जो गुड्स आएंगी उनमें उन पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो ऐसा जो उनके आगे लिखा गया है वो होगा। एट स्केड्यूल का आपको पता होना चाहिए, एट स्केड्यूल में जो भी गुड्स हैं उन पे रिड्यूस रेट पे टैक्स है, स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एट स्केड्यूल में जो गुड्स आएंगी उन पे स्टैंडर्ड रेट पे चार्ज नहीं होगा, उन पे जो रेट वहाँ पे दिया गया। मसलन ये देखें, नॉर्मली हमने कहा कि 17% है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑयल सीड्स मेंट फॉर सोइंग उन पे ये टैक्स क्या है, 5% है। कंडीशन है import thereof subject to the condition that the concerned department of the division dealing with the subject matter of oil seeds certifies that the imported seeds are fungicides। अच्छा, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड एंड आर मेंट फॉर सोइंग। ठीक है, ये उसने कंडीशन बताई है कि ये ऑयल सीड मेंट फॉर सोइंग, जो मेंट फॉर सोइंग है, जो ऐसे ऑयल सीड जो जिसको आप सोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका पे टैक्स कितना होगा जब उनकी सप्लाई होगी तो 5% होगा, 17 नहीं होगा। अच्छा, ये कंडीशन है कि अगर ये काम होगा फिर 5% होगा। प्लांट एंड मशीनरी नॉट मैन्युफैक्चर्ड लोकली हैव एंड हैविंग नो कंपैटिबल लोकल सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उन पे क्या है, 10% है। लेकिन ये कंडीशन आगे वाली जो पूरी होनी चाहिए। अब कोई भी आप देखेंगे, कोई भी इसमें चीज़ है जो एट्स कैजुअल है, मसलन योगर्ट है, इस पे 10% है। सोल्ड इन रिटेल पैकिंग अंडर अ ब्रांड नेम, ये चीज़ है, बटर है, क्रीम है, देसी घी है, वे है, इन पे देखें 17% कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा जो गुड एट स्केड्यूल में दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एट स्केड्यूल गुड्स हैं उन पे रिड्यूस रेट पे टैक्स है, स्टैंडर्ड रेट पे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। वो आपसे पूछ सकता है गुड्स अंडर फॉलिंग इन एट स्केड्यूल आर चार्ज एट द रेट ऑफ, स्टैंडर्ड रेट कह सकता है, अ, आपसे 10% कह सकता है, या वो कह सकता है जी रिड्यूस रेट। तो आपने क्या कहना है, रिड्यूस रेट। जो भी गुड्स 18 स्केड्यूल एट स्केड्यूल में आएंगी वो रिड्यूस रेट में होंगी। ठीक है। और जो 10th स्केड्यूल में हमने देखा है उन पे फिक्स रेट है, भट्टे हैं और ब्रिक्स किलन वगैरह हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आगे। एट स्केड्यूल हो गया। आगे आ गया, द फेडरल गवर्नमेंट मे सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड एक्सपेक्टेशन एज इट मे इम्पोज व्हेन नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्सेबल गुड्स द टैक्स शैल बी चार्ज कलेक्टेड एंड पेड। इसको रहने दें। द लायबिलिटी टू पे टैक्स। अच्छा, अब देखें, अब किसने ये टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स पे किसने करना है, किसकी लायबिलिटी है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द पर्सन मेकिंग द सप्लाई। अब जो बंदा सप्लाई कर रहा है, जो अगर सप्लाई हुई है लोग चीज़ों की, तो जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है, उसने पे करना है। जिस बंदे को सप्लाई कर रहे हैं उससे ले और करे, जमा करवाए गवर्नमेंट के एक्सचेकर में। अगर वो नहीं लेता उनसे तो उसकी अपना हेडेक है, उसने गवर्नमेंट ने उससे लेना लेना है। ठीक हो गया। अगर अच्छा, इन केस ऑफ गुड्स, अगर वो बंदा इंपोर्ट कर रहा है कोई, तो जो इंपोर्ट कर रहा है जो बंदा, अगर गुड्स की इंपोर्ट होती है तो फिर जो बंदा जिसने इंपोर्ट की है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पे करे। अगर वो उससे नहीं पे करता तो उसे गवर्नमेंट बाय फोर्स लेगी। ठीक हो गया। और ये परचेजर की जिम्मेदारी, इससे साबित हुआ कि ये परचेजर की जिम्मेदारी नहीं है, ये सप्लायर की जिम्मेदारी है। सप्लाई पे सेल्स टैक्स हमेशा होता है सप्लाई पे, तो जो बंदा सप्लाई करता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको कलेक्ट करे, चार्ज करे उसको, और उसको गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवाए। ठीक है। Notwithstanding anything contained in clause A of subsection 3, the board with approval of the federal minister in charge may। ठीक है, इसको रहने दो, इसको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, notwithstanding anything contained in subsection 1 and 3, sales tax on import and supply of the goods specified in ninth schedule to this act shall be charged, collected and paid at the rates in the manner at the time। अच्छा, ये बता रहा है कि जो नाइन्थ स्केड्यूल में गुड्स हैं उन पे उनका क्या सीन है। ठीक है, उन पे कैसे होगा। हम नाइन्थ स्केड्यूल में चले जाते हैं जी।
9th। ये आ गया जी 9th स्केड्यूल। सी सब सेक्शन 3 बी ऑफ सेक्शन 3, हमने सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 बी ही पढ़ा है, वो हमें यहाँ पे ले आया है। ठीक है। टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सप्लाई पे। अच्छा ये देखें, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ टेबल 1 शैल नॉट अप्लाई एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड। अब 2020 1 जुलाई 2020 से ये आगे खत्म हो चुका है, इसलिए ये टेबल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेबल 1। अच्छा टेबल 2 पे देखते हैं, सेलुलर मोबाइल फोन एंड सीकेडी एंड सीबीयू फॉर्म। अब देखें ये डिस्क्रिप्शन है। आपने देखा होगा कि जैसे ही मोबाइल बाहर से आता है, बाहर से आने के बाद 1 से 2 माह में चलता है वो, उसके बाद वो बंद हो जाता है, ऐसे होता है। है ऐसा आपके पास एग्जाम्पल अली असगर? है ऐसा आपके जानने वाला? हाँ बिल्कुल, उसमें उसका वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो जो भी मोबाइल पाकिस्तान में आएगा, उसका IMEI नंबर जो है वो रजिस्टर होगा पाकिस्तान में। जब वो रजिस्टर होगा तो उसको PTA के साथ तो उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो ऑपरेट कर सके। ठीक है। जब वो रजिस्टर होगा तो उसमें जो टैक्स है वो उसने पे करना है। देखें क्या है, ये गुड की जो मोबाइल है आपका, मोबाइल की क्या है, सेलुलर मोबाइल फोन्स आर सैटेलाइट फोन्स टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्ट वैल्यू पर सेट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट वैल्यू इन रुपी इन केस ऑफ सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर एट द रेट एज इंडिकेटेड अगेंस्ट सच ईच कैटेगरी। ठीक है, पर सेट आपने पे करना है टैक्स। उसका क्या है जी, ऐसा सेट, ऐसा मोबाइल फोन जिसकी वैल्यू जो है वो $30 से नहीं कम है, यानी नॉट एक्सीडिंग $30। ठीक हो गया। अच्छा उसमें आपने sales tax on CBU at the time of import or registration number, IMEI number by CMOs। ठीक हो गया, ₹130 है। अच्छा इस पे सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्ट इन SKD कंडीशन। अच्छा कंप्लीट नॉकडाउन है ये, और ये है सेमी नॉकडाउन यूनिट। ठीक है। इस पे आपने जी कस्टम ड्यूटी भी लगती है, कस्टम ड्यूटी भी होती है, ये भी है। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, जो मोबाइल जिसकी वैल्यू $30 है, उस पर ₹130 अपने लेने हैं, 10 लेना है और 10 ये लेने हैं। अगर जो आपकी जो कैटेगरी आपकी होगी इनमें से, उस पर आपने जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसकी वैल्यू जो है $500 से ज़्यादा है, तो उसने आपने सेल्स टैक्स ऑन CBU एट द जो CBU हैं उस पर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट है जो उन पर ₹9270 आपने चार्ज करने हैं। और इम्पोर्टेंस है कि जो ऐसा मोबाइल जो सेमी या कंप्लीट सेमी नॉकडाउन है या कंप्लीट नॉकडाउन है, तो उस पे आपने 9270 लेने हैं, और इस पे जो है ₹10 लेने हैं इस फॉर्म में। ठीक है। तो ये था मोबाइल फ़ोन के हवाले से। ठीक है, ये स्केड्यूल 9 था, 9th स्केड्यूल मोबाइल फ़ोन के हवाले से है। ठीक हो गया, समझ आइए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं दोबारा अपने ये रहा हमारा स्कोप ऑफ टैक्स, इसकी तरफ चलते हैं। 8th स्केड्यूल भी हो गया, 9th भी हो गया। 9th में मोबाइल फोन वगैरह पे टैक्स है। ठीक है, फिक्स टैक्स भी वो भी दिया हुआ है, पर पीस दिया हुआ है। मोबाइल फोन पे वैल्यू पे नहीं बल्कि पर पीस पे उसने कहा है आपने टैक्स देना है। ठीक है, वैल्यू पे नहीं है। लाइबिलिटी टू पे ये भी हमने देख लिया, लाइबिलिटी टू पे किसकी है, जो बंदा सप्लाई कर रहा है, अगर लोकल सप्लाई है तो सप्लायर की, अगर इम्पोर्ट हो रही है तो जो इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा इसको छोड़ें, टैक्स एल भी 11th स्केड्यूल की हम अगर हम बात करें, 11th स्केड्यूल में चले जाते हैं हम। क्या हमें लेकर जाता है 11th स्केड्यूल में? अच्छा जी, वॉइस इज नॉट क्लियर। तो जगह चेंज करें अपनी। ये रहा 11th स्केड्यूल। चलिए,
ये रहा 11 स्केड्यूल। ये देखें जी, द रेट्स फॉर विदहोल्डिंग आर रिडक्शन बाय द विदहोल्डिंग एजेंट। अच्छा, ये विदहोल्डिंग एजेंट्स है, विदहोल्डिंग एजेंट्स की जिम्मेदारी है। पहले तो हमें बताना चाहिए कि विदहोल्डिंग एजेंट होता क्या है। विदहोल्डिंग एजेंट वो होता है जो बंदा आपसे जिसको आप गवर्नमेंट कह दे कि ये फला बंदा है, इसको जब भी कोई बंदा सप्लाई करेगा तो ये उसमें से टैक्स काट लेगा, टैक्स काट लेगा। ठीक है, टैक्स काट कर खुद जमा करवाएगा कुछ पोर्शन, यह सारे का सारा। अब देखें, फैक्ट कोई बंदा विदहोल्डिंग एजेंट क्या है। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंसीज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट्स हैं उसके, ऑटोनमस बॉडीज हैं, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, या कंपनीज हैं। ठीक है, या अच्छा, ये लोग हैं विदहोल्डिंग एजेंट है सीरियल नंबर 1 में। अच्छा, जब वो सप्लाई कैटेगरी है, जब भी ये बंदा इन इन लोगों को सप्लाई करेगा, इन लोगों को सप्लाई करेगा कोई बंदा, और वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर होगा, तो ये लोग फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या ये कंपनी है। ठीक है, ये जो लोग लिखे हुए हैं, ये जो सेल्स टैक्स की अमाउंट का 1/5 टैक्स वो विदहेल्ड करेंगे। विदहेल्ड करने का मतलब है, ये आमतौर पर तो ये होता है ना कि जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी होता है कि वो इसको टैक्स जमा करवाए। ठीक है, जो इसको सप्लाई कर रहा है उससे ले और गवर्नमेंट के चक्कर में डिपॉजिट करवाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो जब इन लोगों को सप्लाई की जाएगी, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, या कंपनीज हैं, इनको जब सप्लाई की जाएगी, तो ये लोग जो टैक्स बनता होगा सेल्स टैक्स, उसका 1/5 काटेंगे और खुद जमा करवाएंगे। ठीक हो गया, अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर है। अच्छा, अगर वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर है लेकिन एज ए होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर है, तो उसका 1/10 करेंगे, 1/10 काटेंगे खुद, अपने पास रखेंगे, विदहेल्ड करेंगे, और जमा करवा देंगे, बाकी उस बंदे को दे देंगे जो इन्हें सप्लाई कर रहा है, वो जमा करवाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये जो लोग हैं, ये क्या करेंगे, पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर पर्सन, अगर अगर, अगर टैक्स पेयर जो एक्टिव नहीं है, उनका सारी की सारी अमाउंट जो है वो विदहेल्ड करेंगे। जो बंदा इनको सप्लाई कर रहा है, वो बंदा अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, तो ये सारी जितनी भी टैक्स अमाउंट है, ये उस बंदे को टैक्स की अमाउंट नहीं देंगे, खुद अपने पास रखेंगे और जमा करवाएंगे। ठीक है, कंपनीज हैं, वो क्या उनको अगर करती हैं अदर पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर, वो फिर क्या, कंपनी जो है 5% करेंगी। ठीक है, जो ग्रास वैल्यू है उसका 5% करेंगे। अच्छा, पर्सन प्रोवाइडिंग, अच्छा, एडवर्टीजमेंट की अगर सूरत हाल है, तो होल सेल्स टैक्स जो है वो, जो भी सारे के सारे सेल्स टैक्स है वो रजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और उसको किसी बंदे ने एडवर्टीजमेंट जो है उसकी सर्विसेज दी हैं, तो ये बंदा जो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज ले रहा है, वो सारे का सारा सेल्स टैक्स जो है वो खुद रखेगा और जमा खुद करवाएगा। ठीक हो गया। ये परचेजिंग केन वो, ये सारा आप देख देख सकते हैं कि ये उसने बताए हुए हैं कि ये लोग जो हैं, ये 6-7 हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है उस हवाले से। अच्छा जी, आगे आ जाएं। 11 स्केड्यूल भी हो गया प्रोवाइड। उसको छोड़े। अच्छा, notwithstanding anything contained in any law or notification and made thereunder, but subject to provision of clause B of clause of section 2, in case of supply of natural gas to CNG stations, the transmission and distribution company shall charge sales tax from the CNG station at the rate of 17% of the value of supply to the CNG consumers that are notified by the board from time to time, but excluding the amount of tax। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो मन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जो CNG स्टेशन को गैस सप्लाई करेंगे, तो 17% जो है वो उनसे चार्ज करेंगे। ठीक हो गया, ये भी आप देख लीजिएगा। सब सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका एक एक सब सेक्शन आपको एक एक क्लास बताना चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद है। इसको हम चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं, यहाँ से फिर आगे चीजें चलती हैं। ठीक है, इसलिए अब मैं इस पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। अच्छा, notwithstanding and then contained in section subsection 1, tax shall be charged from retailers other than from those falling in tier 1 through their monthly electricity bills। अब जो tier 1 रिटेलर नहीं है और वो रिटेलर है, तो उनसे आपने सेल्स टैक्स चार्ज कैसे चार्ज करना है, उनसे बिजली के बिलों में चार्ज किया जाएगा। ठीक है, क्या कब होगा,
at the rate of 5%, where the monthly bill amount does not exceed rupees 20,000, and at the rate of 7.5%, where the monthly bill exceeds the aforesaid amount. ठीक है, अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो टीयर वन रिटेलर नहीं है, रिटेलर है लेकिन टीयर वन रिटेलर नहीं है, तो उनसे आपने कैसे टैक्स लेना है, उनसे बिजली के बिलों में टैक्स लेना है। और अगर उनका मंथली बिल जो है वो 20,000 से कम है, तो आपने कितना टैक्स लेना है उनसे, सेल्स टैक्स कितना चार्ज होगा, 5%। ठीक हो गया। और अगर वो ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, 7.5, 7.5। ठीक है। अच्छा, एंड और जो बंदा है वो जो जो ले रहा है, यानी फेस्को है या जेस्को है या लेस्को है या पेप्को है, वो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, गैस एंड सॉरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है जो, ठीक है, वो इसको गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवाएंगे, और उनके अगेंस्ट इनपुट अपने, ये नहीं है कि जो उन्होंने इनपुट दिया है उसको एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा करवाएंगे। अच्छा जी, इसमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 13 स्केड्यूल है। 13 स्केड्यूल की अगर हम बात करें, 13 स्केड्यूल में मिनिमम प्रोडक्शन का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब उसको भी हम देख लेते हैं। ये है जो 13 स्केड्यूल, मिनिमम प्रोडक्शन है। ठीक है, मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स, मिनिमम प्रोडक्शन फॉर स्टील प्रोडक्ट शैल बी डिटरमिन्ड एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अगेंस्ट देयर ईच। ठीक हो गया। स्टील बिलेट्स हैं, इंगेट्स हैं। अच्छा, अब ये देखें, इसका मिनिमम जो प्रोडक्शन है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जी वो अपनी प्रोडक्शन कम शो करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रोडक्शन की 1,000 मीट्रिक टन की स्टील की, शो करते हैं जी 500 मीट्रिक टन, और उस पर टैक्स देकर जान अपनी छुड़वा लेते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमने ऐसा नहीं करने देना आपको। हम क्या करेंगे, आपकी जो बिजली के बिल जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं, हम उनको देखेंगे, उनके मुताबिक आपकी प्रोडक्शन को हम सर्टन करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप देखें, एक फैक्ट्री में एक मशीन चल चल रही है, एक प्लांट लगा हुआ है, वो 24 घंटे चलता है। ठीक है, और 1,000 जो है वो यूनिट जल जाते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो अपना बंदा जो है फैक्ट्री ओनर, वो कहता है जी मैंने तो प्रोडक्शन ही बहुत कम की है। तो गवर्नमेंट कहती है आपने इतनी प्रोडक्शन आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपका मीटर कुछ और बता रहा है, बिजली का मीटर। तो इसलिए बिजली के यूनिट्स जो हैं उससे उससे आप कह लें कि उससे उसको एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसको देखकर जो है आपकी प्रोडक्शन का अंदाजा लगाया जाएगा, और आप उसके मुताबिक टैक्स देंगे। ठीक हो गया।